नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल गीक गॉड पीसीएस में। और आज मैं आपके सामने इसलिए हूं क्योंकि आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना है, क्योंकि एक से ज्यादा माइलस्टोन हम लोग यहाँ पे रीच कर रहे हैं। 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारी 50 दिन की जर्नी कंप्लीट हो रही है। हमारा 50वां वीडियो अपलोड हो रहा है। इसी के साथ हम लोग कुछ कुछ चेंजेस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को और थोड़ा सा अच्छा बेटर क्वालिटी का बनाए और छोटा वीडियो बनाए 30 से 40 मिनट का। तो इसलिए एक से ज्यादा वीडियोस भी हम लोग ला सकते हैं पर डे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही औसम चल रही है और मैं भी पूरी मेहनत से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि हम और आप मिलके ये एग्जाम क्रैक कर सकें और अच्छा एक जॉब ले सके। तो इसी के साथ ही थैंक यू। और आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग? आज की क्लास में करेंगे जैसे जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। हम लोग ने लास्ट क्लास में बात करी थी क्या एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स थे और सन का रेस किस तरीके से एटमॉस्फेयर में आता है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर के वजह से, कैसे टेम्परेचर चेंज आता है और भी डिफरेंट बातें हम लोग करेंगे। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में करते हैं। तो मिलते हैं क्लास में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में। हम लोगों ने अपना एटमॉस्फेयर देखा था। एटमॉस्फेयर के हम लोगों ने लेयर्स की बात करी थी, ठीक है। अब हम लोग सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। हमारा सन है और सन से कुछ रेडिएशन अर्थ की तरफ आता है, ठीक है। तो जो अर्थ की तरफ रेडिएशन आता है तो बीच में क्या मिलेगा? एटमॉस्फेयर मिलेगा। इसी तरीके से मिलता है। देखिए आपका यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे आपके रेडिएशन, सोलर रेडिएशन सेंड कर रहा है, ठीक है। और ये जो सोलर रेडिएशन है ये शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं। उसके बाद ये इनके बीच में एटमॉस्फेयर आ जाता है और एटमॉस्फेयर के आने के कारण कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ एब्जॉर्ब होता है, कभी डिफ्यूजन होता है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जब अर्थ में एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा रिलीज होती है तो आपके टेरेस्ट्रियल वेव्स बन जाती हैं, जो आपके लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। ये सारे आपके इंफ्रारेड रेज की बात कर रहा हूं। इंफ्रारेड रेज देखिए आता है एक अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर हमारा रोक लेता है और जो इंफ्रारेड रेज हैं वो आपके शॉर्ट वेवलेंथ के एंटर करने देता है, ठीक है। और जो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं उनको एंटर करने दे रहा है और कुछ लॉन्ग वेवलेंथ के भी होते हैं, उनको वो लॉन्ग वेवलेंथ कब रिलीज करता है? शॉर्ट वेवलेंथ अर्थ में एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद ये शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी इनकी कम हो जाती है। इन शॉर्ट वेवलेंथ की देखिए एनर्जी होती है ज्यादा, लेकिन जब ये अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा रेडिएट करता है, तब आपके लॉन्ग वेव्स करता है, लॉन्ग वेव्स। और लॉन्ग वेव्स की एनर्जी क्या होती है? लॉन्ग वेव्स की एनर्जी होती है हमारी कम, ठीक है। और ये जो लॉन्ग वेव्स जब होते हैं तो यहाँ पे होते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस इन लॉन्ग वेव्स को अपने खुद से पास होने नहीं देते और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होता रहता है। ये एक शॉर्ट तरीका हमने देखा, समझा कि सोलर रेडिएशन किस तरीके से हमारे अर्थ में आता है, ठीक है। ये जो सोलर रेडिएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, जो एनर्जी आती है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन बोलते हैं जो हमारा सन से आया और अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिलीज करता है वो उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं लॉन्ग वेव के और सोलर इंसोलेशन जो आता है वो आता है आपका शॉर्ट वेव्स का, ठीक है। इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो सोलर इंसोलेशन है इसमें कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात, चेंजेस से पहले आपका चेंजेस हम लोग देखेंगे। इसमें चेंजेस कैसे आते हैं? कभी ज्यादा कभी कम, कभी आपका ज्यादा आता है कभी आपका कम आता है। ये वेरिएशंस क्यों आते हैं ये स्टडी करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अभी देखते हैं कितना आता है। तो देखिए ऑन एन एवरेज आपका 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट भी है। एक मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका 1.94 कैलोरीज, ये ऑन एन एवरेज आता है। लेकिन इस इंसोलेशन में आपका इंक्रीज और डिक्रीज भी देखना पड़ता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स देखेंगे कि ये जो आपका सोलर इंसोलेशन में चेंज आखिर वाई क्यों आता है ये देखेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि हमारा सन है, ठीक है। हमारा सन जो है इसके आसपास अर्थ आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। और सन के जब सबसे पास होता है ये होता है पेरीहीलियन। हमने देखा था 3 जनवरी के आसपास ऐसा होता है और एपहीलियन आपका 4 जुलाई के आसपास ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब सन के ये पास होगा, व्हेन इट इज नियर द सन, तो आपका जो इंसोलेशन होगा, सन का जो इंसोलेशन होगा वो क्या ज्यादा होगा? बिल्कुल, ठीक है। और जब ये दूर होगा तो सन का जो इंसोलेशन होगा वो आपका काफी कम होगा। तो ये हमने सबसे पहला रीजन देखा कि भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण
इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण जो अर्थ का पोजीशन है वो डिफाइन करता है कि आपका इंसोलेशन कितना है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई ये जो अर्थ है जो सन के आसपास मूव कर रहा है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपका इक्विनॉक्स दे सकता है, विंटर समर सॉलिस्टिस दे सकता है। ये कैसे होता है? आपका सन डायरेक्टली कहां पे पड़ रहा है। अगर सन डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़े, सन अगर डायरेक्टली आपका इक्वेटर पे फॉल करे, सन इक्वेटर पे फॉल करे तो आपका होता है इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स आ गया। उसके बाद इसके बाद ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में होता है इक्वेटर। सन अगर डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़े तो उसे कहते हैं हम इक्विनॉक्स। ठीक है, तो ये इक्विनॉक्स है मार्च में। उसके बाद जून चला गया, जून में सन डायरेक्टली किसके ऊपर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। ठीक है, और मार्च से आपका दिसंबर 21 में आपका विंटर सॉलिस्टिस होता है। उस समय कहां होता है वो? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है। ठीक है, सन डायरेक्टली देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रहा है। देखिए इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ये आपका इक्वेटर होगा। सन की रोशनी डायरेक्टली कैसे पड़ रही है? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली यहां पड़ रही है। ठीक है, और यहां पे डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, यहां पे डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, और यहां पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली पड़ेगा। उसके बाद ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो डायरेक्टली सन की रोशनी कहां पड़ रही है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ड्यूरिंग द समर सॉलिस्टिस। उसके बाद दोबारा आपका इक्विनॉक्स आ जाता है। इसका मतलब हमने ये समझ में आया कि हमारा जो सन है, आपका जो सन है वो डायरेक्टली इस पूरे रेंज में कभी इक्वेटर पे के ऊपर होगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कभी उसके या तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से ये मूव करता रहता है। ठीक है, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव किया, ये पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? उत्तरायण। और जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मूव किया तब इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणायन। ठीक है, लेकिन बाकी सब एरियाज का क्या होगा? इन सब एरियाज में तो देखिए सन का रे डायरेक्टली कभी ना कभी तो पड़ता है, लेकिन बाकी जो रीजन है वहां पे सन का रे आपका डायरेक्टली कभी नहीं पड़ता है, ऐसे टेढ़ा पड़ता है। तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है। डिस्टेंस ट्रेवल करने पर क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे आपका इंसोलेशन आपका इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं, आपका इंसोलेशन जो है होता है डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वो ऑब्लिक पड़ रही है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, ऑब्लिक पड़ रही है। इस कारण की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो इंसोलेशन में फर्क किसके वजह से पड़ा कि भाई सन की रेज आपकी डायरेक्ट पड़ रही है कि ऑब्लिक पड़ रही है। ऑब्लिक पड़ेगी तो क्या होगा? इंसोलेशन होगा आपका कम। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरेशन देखिए, मान लेते हैं यहां पे समर सॉलिस्टिस है। समर सॉलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका समर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं दे रहा हूं। अगर ये आपको देखना है तो फिजिकल ज्योग्राफी के सारे लेक्चर लाइन बाय लाइन आप लोग देख लीजिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी काफी हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश इस लेक्चर्स में भी करता हूं, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी तब मिलेगी अब सारे लेक्चर्स आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सॉलिस्टिस में होता है समर, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसी टाइम पे होता है आपका विंटर। तो ये बताइए इंसोलेशन कहां ज्यादा हो पड़ेगा? इंसोलेशन कहां मैक्सिमम होगा? आप कहेंगे सर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंसोलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा है, यहां पे दिन लंबे होंगे, आपके डेज आपके लंबे होते हैं समर्स में, और नाइट आपके छोटे होते हैं। तो डेज लंबे होने के कारण आपके इस पॉइंट पे समर सोलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके डे बड़े होंगे, जिसकी वजह से सन के जो इंसोलेशन गिराने का टाइम होगा बट ज्यादा होगा, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, तो आप इंसोलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी समय विंटर सॉलिस्टिस समर सॉलिस्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर होता है, तो डेज होते हैं क्या? छोटे, तो इंसोलेशन भी क्या होगा? कम। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसका जस्ट ऑपोजिट आप विंटर सॉलिस्टिस में मान सकते हैं। जैसे विंटर सॉलिस्टिस की बात करें, अगर दिसंबर 21 की बात कर रहे हैं तो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपके डे होंगे बड़े बड़े, और डे बड़े बड़े होने के कारण ड्यूरेशन ज्यादा होगा और ज्यादा इंसोलेशन गिरेगा। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? आपका सन स्पॉट्स। सन में आपके सन स्पॉट्स फॉर्म करते हैं, आपके सन में आपके सन स्पॉट्स फॉर्म करते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं हम लोग, चाहे तो गूगल कर लीजिए, अब इसको ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें सन स्पॉट्स एक्टिविटी शो होती है। ठीक है, सन स्पॉट्स की एक्टिविटी शो होती है। ये अगर ज्यादा होगी, सन स्पॉट्स की एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, तो हम देखेंगे कि हमारा जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन होगा जो सन से आ रहा होगा वो ज्यादा होगा। सन स्पॉट एक्टिविटी अगर ज्यादा होती है तो ऐसा होगा। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें, तो देखिए सन स्पॉट कुछ नहीं होता, एक्चुअली में आपके मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहाँ पे जो सन स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स में आपके ऐसे डार्क स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं।
आपके डार्क स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, और इसमें और भी डिटेल में जा सकते हैं लेकिन नहीं जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट समझिए, जब भी ऐसे डार्क स्पॉट्स सन में होते हैं, सन में आते हैं, तब हम देखते हैं सन सोलर एक्टिविटी जो है, सोलर इंसोलेशन जो है, सोलर का जो इंसोलेशन है, सोलर एनर्जी जो सन से आती है वो इंक्रीज पाई जाती है। ठीक है, और डिटेल में नहीं जाते हैं इसका। अब चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या एटमॉस्फेयर सन और अर्थ के बीच में आ गया? क्या एटमॉस्फेयर के वजह से आपका जो इंसोलेशन है उसमें चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। जो इंसोलेशन में आपका एटमॉस्फेयर की वजह से काफी चेंज आ जाएगा। क्यों? क्या क्या हो सकता है एटमॉस्फेयर की वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है जो सन है वो आपका रिफ्लेक्ट कर जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। कितना आपका सन का इंसोलेशन रिफ्लेक्ट करता है यही बताता है आपका एल्बिडो। एल्बिडो ज्यादा है मतलब ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके अलावा डिफ्यूजन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, या एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हम लोग समझ गए कि भाई हमारे अर्थ में जो आपका इंसोलेशन हुआ ये आपका एब्जॉर्ब करके हीटेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। आपका डिफ्यूजन और स्कैटरिंग हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं रिफ्लेक्शन। बात करते हैं एल्बिडो की। तो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो अगर कहता है कि अगर आपका 100 यूनिट अर्थ पे गिरता है, 100 यूनिट ऑफ इंसोलेशन अगर अर्थ में गिरा, तो कितना इसने रिफ्लेक्ट कर दिया? तो ऑन एन एवरेज अर्थ की बात करें तो करीबन 30 से 35%, 30 से 35% आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे 100 यूनिट अगर गिरा तो इसमें से 35 जो यूनिट है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं अर्थ तक। तो इसे कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो समझ में आया? अब कुछ कुछ मटेरियल के एल्बिडो ज्यादा होता है। जैसे सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होगा? स्नो का होगा। स्नो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा सब चीज को। ठीक है, स्नो के बाद आप देखेंगे क्लाउड्स, जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेजर्ट्स, डेजर्ट की बात करें तो 20 से 30% आपका डेजर्ट रिफ्लेक्ट करता है। उससे कम अगर आएंगे तो आपके रॉक्स 12 से 18%। जो आपके पैडी फील्ड्स होते हैं, राइस के फील्ड्स होते हैं, वो 3 से 15%। प्रेरी ग्रासलैंड्स वो 10 से 20%। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके 7 से लेके 21% जो आपका सोलर इंसुलेशन है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दिस इज द एल्बिडो। ठीक है, तो ज्यादा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा? आपको स्नो और क्लाउड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग डिफ्यूजन की। ठीक है, ये तो एल्बिडो हो गया ना, एल्बिडो हमने देख लिया। एल्बिडो के बाद हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन की और स्कैटरिंग की। तो डिफ्यूजन और स्कैटरिंग क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। इस स्लाइड में देखते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन। यहां पढ़िए क्या लिखा है। डिफ्यूजन इज द रिफ्लेक्शन refers to the process in which light is reflected in many directions by a rough और irregular surface। मान लीजिए ये irregular surface है, यहाँ पे सनलाइट गिर रही है तो ये अलग अलग डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। कई कई डायरेक्शन में इन ये जो आपका रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। लाइट इज रिफ्लेक्टेड मेनी डायरेक्शन बाय रफ और इरेगुलर सरफेस। इसे कहते हैं डिफ्यूजन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है इट्स अ प्रोसेस इन विच द लाइट इज रीडायरेक्टेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। जैसे आपका लाइट ऐसे जा रहा है, कोई स्मॉल पार्टिकल हो गया, इसके वजह से उसने डायरेक्शन बदल दिया, तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग। और डिफ्यूजन का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करना। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और स्कैटरिंग क्या होता है। ये सारा प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस आपका एटमॉस्फेयर करता है रेडिएशन के साथ, सोलर इंसोलेशन के साथ। बचा क्या? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको समझ में आया कि सोलर इंसोलेशन गिरा, जिस बॉडी पे गिरा वो बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अच्छा एब्जॉर्प्शन से पहले एक चीज हमने देखा, जो डिफ्यूजन है कौन करता है? जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं और आपके वाटर वेपर्स हैं, ये आपका डिफ्यूजन फेनोमेना इनमें टेक प्लेस होता है। और इसके लिए एक रिक्विजिट होती है कि इनका जो डायमीटर है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स का जो डायमीटर होगा वो आपका इंसोलेशन के जो वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ का आपका इंसोलेशन गिर रहा है उससे अधिक होना चाहिए। यानी कि इफ द डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ द इंसोलेशन, देन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। आई होप समझ रहे होंगे हम लोग बात। अब एब्जॉर्प्शन पे आते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वाटर वेपर का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एब्जॉर्प्शन में, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो क्या होता है, ये वाटर वेपर आपका एब्जॉर्ब करता है किसको? इंफ्रारेड को करता है, अल्ट्रावायलेट को नहीं करता है। अल्ट्रावायलेट आपके शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं, उनको नहीं करता है एब्जॉर्ब। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन जो आपके आ रहे हैं और जो निकल रहे हैं, यानी कि हमने अभी ये वाला डायग्राम देखा ना हमने, यहाँ पे इस वाले डायग्राम को यहाँ डायग्राम पे देखिए, ये है आपका वेवलेंथ इन आ रहा है, ये इन वेवलेंथ है। ये जो इन वेवलेंथ है इसको भी अब्जॉर्ब कर रहा है, और ये जो टकरा के जो अब्जॉर्ब करके जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो हमारा अर्थ रिलीज करता है, उसको भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर रहा है।
यही मेंशन किया हमने यहाँ पे, ये मेंशन किया कि ये जो आपका वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, लॉन्ग वेवलेंथ जो कि आउट है, धरती से निकल रहे हैं, और शॉर्ट वेवलेंथ जो कि धरती के पे आ रहे हैं, अर्थ के पास आ रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। इन दोनों को ही आपका वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हुआ उससे, देखेंगे। यहाँ पे बात करी हमने भाई, जब आपका क्लाउडी वेदर होता है तब हमने देखा कि वाटर वेपर आपका ज्यादा होता है, और जब आपका क्लियर स्काई होता है यानी कि क्लाउड्स नहीं है तो वाटर वेपर कम होता है। जब वाटर वेपर ज्यादा होगा तो इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो क्लाउडी वेदर में आप देखेंगे गर्मी बहुत लगती है हम लोगों को। गर्मी लगने का ये बहुत बड़ा कारण है कि आपका वाटर वेपर आपका एब्जॉर्ब कर ले रहा है। उसी उसी तरफ हम लोग जब देखते हैं कि क्लियर स्काई है यानी कि क्लाउड का नामो निशान नहीं है, तो क्या होगा, वाटर वेपर कम होगा और इसलिए एब्जॉर्प्शन आपका नहीं होगा, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है काफी कोल्ड हो जाता है। अगर क्लियर विंटर में क्लियर स्काई है तो काफी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, ये आप मान के चलिए। एटमॉस्फेयर का इफेक्ट अब हम लोग को समझ में आ गया है कि एटमॉस्फेयर के वजह से क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट बैलेंस। क्या होता है हीट बैलेंस? हीट बैलेंस समझते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन का रेडिएशन पहुंच रहा है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा, कांस्टेंट है। क्या अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है? मतलब रेगुलर बेसिस पे डेली आपका सूर्य चमकता है और डेली सूरज अपना एनर्जी अर्थ की तरफ भेजता रहता है। तो इतना एनर्जी अगर अर्थ की तरफ भेजता है तो अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है? उसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आपका हीट बैलेंस है। मतलब क्या हुआ, जो आपकी एनर्जी अर्थ के पास आई उसी एनर्जी को अर्थ ने वापस ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, हमारा जो टेम्परेचर है कभी बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ये बात हम लोग को समझ में आती है, ठीक है। अब ये एनर्जी इन कितना, एनर्जी इन कितना, एनर्जी आउट कैसे इन कैसे आउट, इन सबका जो पूरा जो मैथमेटिक्स है हमारा, यही हम लोग समझेंगे इन हीट बैलेंस। ये समझने से पहले हम लोग को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने कहा कि शॉर्ट वेवलेंथ होता है, जो आपका एनर्जी इन होगा वो होगा शॉर्ट वेवलेंथ। उसके बाद क्या होगा, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, अर्थ के एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये रिलीज करेगा तो ये एनर्जी आउट है। तो एनर्जी आउट होगा वो कैसा होगा, आपका लॉन्ग वेवलेंथ होगा। लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी होती है कम और शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी होती है ज्यादा। ये हमको समझ में आया कि आपका जो वेवलेंथ अगर शॉर्ट होगा यानी कि लैम्डा का अगर कम होगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। ऐसा केस होता है आपका, तब एनर्जी ज्यादा होता है। जब आपका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ आपका काफी हाई होता है तो फ्रीक्वेंसी आपका कम होता है और एनर्जी भी आपका कम होता है, ठीक है। तो ये हमको बात समझ में आई, लॉन्ग वेवलेंथ हमारे कम एनर्जी के हैं। और यही कंसेप्ट होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है देखेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे ग्रीन हाउसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जैसे आपका मीथेन हो गया, आपका CO2 हो गया, ठीक है। ऐसे कई आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, अब लोग एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर बनी होती है, ठीक है। मेन ग्रीन हाउस गैसेस आपके यही है, CO2 और मीथेन। तो ये जो है पूरा आपका लेयर बनाता है एटमॉस्फेयर में, ये ग्रीन हाउस गैसेस होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या है, तो सन से जो रेज आए, देखिए शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स आएंगे। इन शॉर्ट वेवलेंथ जो आपके वेव्स होते हैं उनको ये कहता है वेलकम, आइए, स्वागत है आपका, ठीक है। लेकिन जब ये आ जाते हैं तो अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जितना इन होगा उतना आउट भी तो करना पड़ेगा। तो अब ये जब ये आउट करता है तो इसका जो वेवलेंथ होता है लॉन्ग वेवलेंथ होता है। जब ये लॉन्ग वेवलेंथ होता है तो ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस जो आपके गैसेस हैं तो कुछ तो रेडिएशन को कहते हैं कि भैया आप पास ऑन कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, लेकिन कुछ को कहता है आपको जाने की अनुमति नहीं है, इनको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। जब वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो एटमॉस्फेयर को क्या गर्म बना के रखेंगे। तो ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हमारे एटमॉस्फेयर का इसलिए गर्म हो जाता है। यही होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होते तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता, हमारा अर्थ होता, ये काफी ठंडा होता और यहाँ पे जीवन नहीं हो सकता था। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को थैंक यू बोलिए कि अभी हमारा जो टेम्परेचर है इतना हार्ड हॉट नहीं होता। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारा काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया जा रहा है, जिसका वजह से टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर रही है जितना इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यही तो क्लाइमेट चेंज है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हमारा टॉपिक नहीं है, हम लोग वापस आते हैं हमारे टॉपिक में। तो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया और ये समझ में आया कि हमारा एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर पूरा मैथमेटिक्स समझा के बताइए। तो देखिए पूरा मैथमेटिक्स समझते हैं एकदम। देखिए ये हमारी पूरा मैथमेटिक्स है, एक एक करके समझेंगे। लेट अस से 100 यूनिट्स सोलर इंसुलेशन, ऐसा ही लिख दिया मैंने इसको। सोलर इंसुलेशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया, ठीक है। तो अर्थ में पहुंचने के लिए एंटर किया, बीच में आ गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने कहा कि ऐसे कैसे एंटर कर रहे हो, तो कुछ को तो एटमॉस्फेयर ने पास करने दिया और कुछ हो गया एल्बिडो। हमने कहा था ना 35% क्या होता है, एल्बिडो होता है।
तो इसने कहा कि 35% तो वापस भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। कैसे? जो हमारे क्लाउड्स थे, क्लाउड्स ने कहा कि देखो हमारा एल्बिडो बहुत हाई है, हमसे टकराओगे तो वापस लौट जाओगे, तो वापस लौटा दिया। करीबन 35 यूनिट्स एल्बिडो में से 27 यूनिट्स तो क्लाउड्स ही वापस भेज देते हैं। हमारे जो क्लाउड्स हैं वही आप इनसे टकरा के वापस चला जाता है। फिर आता है स्नो। अंटार्कटिका का स्नो हो गया, आपका आर्टिक सर्कल में स्नो जमा है, और सारे रीजन जहाँ पे स्नो जमा है वो जो सफेद सफेद स्नो है उसका एल्बिडो हमने देखा सबसे हाईएस्ट होता है। तो उन स्नो की वजह से 2% आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका स्कैटरिंग होता है। डस्ट मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, उनमें डस्ट मॉलिक्यूल्स में जब ऐसे रेडिएशंस पड़ते हैं वो स्कैटर कर देते हैं, इसको स्कैटर करके भेज देते हैं बाहर, चलिए आप बाहर जाइए। तो ये पूरा आपका एल्बिडो इफेक्ट शो होता है बिकॉज ऑफ क्लाउड, स्नो और स्कैटरिंग बाय द डस्ट पार्टिकल्स। तो ये करीबन 6% के आसपास हो गया। टोटल गिनिए कितना हो गया, 35%। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 35% तो रिफ्लेक्ट होकर घर चले गए, बचे क्या? बचे सारे हमारे एब्जॉर्ब हो गए। तो बचे 65% जो है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितने हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन एब्जॉर्ब करता है? एक तो एटमॉस्फेयर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होते हैं? देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, आपका ओजोन लेयर होता है। ये ओजोन लेयर आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ओजोन लेयर के साथ ऑक्सीजन भी होता है, ओजोन भी होता है। तो ये दोनों आपके गैसेस मेनली, ये जितने भी हमारा ये 65% जो आया एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कितने यूनिट? 65% नहीं, 65 का आपका, इस 65 में से 14 यूनिट निकाल दीजिए आप। तो ये 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिए। आगे अर्थ में तो बाकी पहुंच गया अर्थ के पास, बाकी 51 जो यूनिट्स हैं अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो सारा जो 100 यूनिट जो इन हुआ उसका हमने पूरा मैथमेटिक्स बता दिया। अब इस 51 में जो अर्थ में एब्जॉर्ब हुआ है उसमें भी हम लोग बाइफर्केशन करते हैं। इसमें भी 17 यूनिट तो होंगे आपके बाई डिफ्यूज सनलाइट। सनलाइट का जो डिफ्यूजन हो रहा है उस डिफ्यूजन की वजह से कुछ तो स्कैटरिंग की वजह से क्या करता है, बाहर भेज देता है, और कुछ आपके डिफ्यूज हो जाते हैं। और वो डिफ्यूज सनलाइट जो है वो करीबन 17 यूनिट है। इस 51 में से जो डिफ्यूज सनलाइट है वो 17 यूनिट्स है। जो सनलाइट डिफ्यूजन हमें पता है ना क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब डस्ट पार्टिकल्स की वजह से या कोई दूसरे पार्टिकल्स की वजह से आपका जब लाइट आपका डायरेक्शन बदल देता है, तो ऐसा डायरेक्शन बदल के आपका डिफ्यूज सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, डिफ्यूज सनलाइट अर्थ पे पहुंचता है। कितना? 17 यूनिट, और इसका डबल 34 यूनिट आपका डायरेक्ट सनलाइट पहुंचता है। बात समझ रहे होंगे आप। एक तो आपका सनलाइट आया डायरेक्ट पहुंचा, दूसरा सनलाइट आया किसी से टकरा के फिर पहुंचा। तो ये जो टकरा के पहुंचने वाला आपका सनलाइट है वो आपका 17 यूनिट है, और जो डायरेक्ट सनलाइट हमारे अर्थ के पास पहुंचा वो आपका 34 यूनिट है। टोटल मिला के कितना हो गया? 51 हो गया। तो ये पूरा 51 यूनिट हमारा अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरी मैथमेटिक्स समझ ली कि कितना आया। अब हमको क्या समझना है, कितना गया। अब ये जो 34 है और ये जो 17 है ये वापस ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब पूरा तो रखेंगे नहीं, तो ये हमारा वापस ट्रांसमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, ठीक है। और ये जो आपके एटमॉस्फेयर ओजोन में जो इन्होंने ओजोन लेयर ने जो एब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर ने जो एब्जॉर्ब किया वो कितना है? 14 यूनिट्स इन शॉर्ट वेव। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन से, ये हमारे लॉन्ग वेव रेडिएशन से। अब ये अर्थ ने डायरेक्ट सनलाइट से और ये डिफ्यूज सनलाइट से जितना भी हुआ, ये आपके लॉन्ग वेव जो हमारे ट्रांसमिशन है वो हुए, ठीक है ना। तो मेनली आपका डायरेक्ट सनलाइट जो आया वो लॉन्ग वेव से डिफ्यूज हो रहा है। तो अर्थ ने कैप्चर कर लिया, अर्थ ने एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ट्रांसमिट भी तो करेगी। तो ट्रांसमिट करने के 3 मेन तरीके हैं। पहली चीज तो भैया डायरेक्टली अर्थ के हाई टेम्परेचर की वजह से ये डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देती है स्पेस को, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। कितना? ये 34 में से 6 यूनिट आपका डायरेक्ट चला गया स्पेस में। इसके अलावा कन्वेक्शन, भाई अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऐसे हवा बहेगी ना, हवा के बहने के कारण ये अर्थ का जो हीट बाहर निकाल लेती है, और ये हवा के साथ बहती बहती ये कन्वेक्शन और टर्बुलेंस, भाई हवा में आपके टर्बुलेंस भी होता है, तो ये कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के कारण आपका 9 यूनिट बाहर निकल गया, 6, 9 और फिर सीधा 19 लेटेंट हीट कंडेंसेशन। भाई वाटर वेपर क्या कहते हैं, वाटर वेपर बना, भाई पानी क्या करा, एवापोरेट किया, एवापोरेट कर गया, वाटर वेपर बन गया। ये वाटर वेपर जब कंडेंस होगा तो जितना भी एनर्जी लेगा रिलीज कर देगा ना, तो ये है आपका लेटेंट हीट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होता है, ये होगा 19। 6, 9, 19 मिला के कितना हुआ? 34। ये 34 लॉन्ग वेव ट्रांजिशन आपका बाहर निकला। साथ में ये जो डेंस आपका डिफ्यूज सनलाइट जो हुआ था, ये 17 का 17 आपका डायरेक्ट स्पेस को ट्रांसमिट कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका डिफ्यूज सनलाइट डायरेक्ट स्पेस में गया, और आपका ये डायरेक्ट सनलाइट भी
का 6 यूनिट्स आपका डायरेक्टली स्पेस को चला गया, ठीक है। तो लॉन्ग वेव फॉर्म में ये पूरा आपका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा 34 और 17, ठीक है। 34, अच्छा 17 छोड़ दीजिए। अब देखिए लॉन्ग वेव देखिए, लॉन्ग वेव ट्रांजिशंस में ये 34 यूनिट्स हुए। हमने देखा डायरेक्ट सनलाइट लॉन्ग वेव बना के बाहर निकलता है, तो ये आपके 34 यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब समझते हैं, ये देखिए 34 लॉन्ग वेव और ये आपका 14 शॉर्ट वेव में था ना, जो ओजोन ने एब्जॉर्ब किया था। ये 34 लॉन्ग वेव और 14 शॉर्ट वेव मिला कितना हो गया, 48 यूनिट जो है आपका लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव आपके मिला के होते हैं, प्लस जो डिफ्यूज सनलाइट एब्जॉर्ब किया था वो डायरेक्ट जो स्पेस को ट्रांसमिट कर दिया, उसका 17 हमने यहां जोड़ लिया। 48 प्लस 17 मैथमेटिक्स करिए कितना हो गया, 65। तो ये हो गया कि नहीं, 35 तो पहले ही ट्रांसमिट कर दिया गया था आपका एल्बिडो के थ्रू, और बाकी 65 जो एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर ने और अर्थ ने, वो आपका इस हिसाब से हमने ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। आई होप ये जो पूरी मैथमेटिक्स है ये आप समझ गए होंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं हीट बैलेंस। बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर जब हमने देखा कि भैया सन आपका वेव्स इंसुलेशन भेज रहा है अर्थ की तरफ, तो इंसुलेशन के कारण आपका अर्थ जो हीटअप हो जाएगा, और कितना हीटअप हुआ है वो डिसाइड करेगा आपका टेम्परेचर बताता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कौन सी चीज कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, ये बताता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब अर्थ में हर जगह टेम्परेचर आपका बराबर नहीं होगा, कहीं आपका टेम्परेचर हाई हो सकता है, कहीं आपका टेम्परेचर लो हो सकता है। कहाँ पे हाई होगा कहाँ पे लो होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कुछ फैक्टर जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे अब करना चालू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लैटिट्यूड। देखिए ये हमारा सन है, सन अर्थ की तरफ आपका रेडिएशन फेंक रहा है, जहां डायरेक्टली जिस पॉइंट पे आपका सन का रेडिएशन होगा वहां टेम्परेचर हाई होगा। तो हमने देखा कि इस पूरे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में सन का रे कभी ना कभी डायरेक्टली परपेंडिकुलर आपका गिरता है। लेकिन पोल्स की बात करें या इस ट्रॉपिकल रीजन के अलावा जो अलग रीजन है वहां पे कभी भी आपका परपेंडिकुलर आपका रे नहीं गिरता है। कैसा गिरता है, ऑब्लिक गिरता है, आपका ऑब्लिक रेज गिरते हैं, जिसके वजह से आपका इन रीजन में टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो हमने देखा जिस तरीके जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाएंगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सन के रेज आपके स्लांटिंग गिर रहे हैं, आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। अब हमने देखा कि ऑल्टीट्यूड जब हाइट बढ़ता है, पहाड़ में हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमको ठंड लगती है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है। आप बोलेंगे कि देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम तो सन के पास जा रहे हैं ना, तो हमारा ऐसा क्यों होता है, अब टेम्परेचर तो इंक्रीज करना चाहिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। उसका रीजन क्या है, सन के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका अर्थ है, अर्थ आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन के कारण इनका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब ये जितना भी इंसुलेशन लिया वो बाद में इनको रेडिएट करना है बाहर। तो जब ये बाहर रेडिएट करेंगे तो नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू करेगा। सबसे पहले जो अर्थ के पास वाला एरिया है उसको गर्म करेगा, उसके बाद उससे जो दूर एरिया है उसको गर्म करेगा, क्योंकि आपका बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन आपके अर्थ से निकल रहे हैं ना, जिसके वजह से आपका पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जो जितना ज्यादा हाइट पे होगा वो सबसे लास्ट में गर्म होगा, तो इसलिए टेम्परेचर वहां पे कम देखने को मिलेगा। और जो धरती के पास होगा यानी कि सरफेस के जो क्लोज होगा उसका टेम्परेचर आपका हाई देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आपको हाई देखने को मिलेगा क्योंकि पहले ये पोर्शन गर्म करेगा, उसके बाद इसके ऊपर वाला पोर्शन को हीट करेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। क्यों, ऑल्टीट्यूड की वजह से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड होगा अब हमारा सी के नजदीक अगर है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, और सी से अगर दूर है तो आपका टेम्परेचर आपका काफी हाई हो जाएगा और काफी आपका लो हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा एयर मास और एयर करंट की बात हो रही है। तो थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और पहले 2 पॉइंट्स क्लियर है, तीसरे और फोर्थ पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये हमारा खूबसूरत सा समंदर है, यहाँ हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात करते हैं, और ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डे में क्या सीन है। आपके डे में आपका टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण आपका यहाँ पे लैंड में, अच्छा लैंड की एक खासियत है, लैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज भी करता है और बहुत तेजी से आपका डिक्रीज भी करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके वाटर की, तो वाटर में क्या होता है, वाटर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज भी बहुत स्लोली करता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी बहुत स्लोली होता है। तो अब बात करते हैं हम दिन के समय।
दिन के समय में आपका जो लैंड में जो टेम्परेचर होगा, क्या वो टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी? तो जहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वहां पे आपका लो प्रेशर सिचुएशंस अकर होते हैं, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, सॉरी टेम्परेचर आपका हाई होने के कारण एयर की डेंसिटी कम होगी और एयर आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जमीनी सिचुएशन क्या होगी? जमीनी सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पे वाटर क्योंकि रात से ठंडा हुआ है वाटर, तो टेम्परेचर इसका कम है और डे के वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से गर्म नहीं हो रहा है। लैंड तो तुरंत गर्म हो गया, लेकिन आपका सी रात में ठंडा था और वो ठंडक दिन में भी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर इन द सी रीजन, आपका हाई प्रेशर से इस तरीके से वेव, ठंडी हवाएं आपका लैंड की तरफ आती है, तो यहां से कोल्ड एयर लैंड की तरफ आने की वजह से आपका जो टेम्परेचर है इन कंट्रोल रहता है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है, टेम्परेचर आपका कंट्रोल में रहता है। इसलिए जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो आपके कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पे टेम्परेचर जो है वो आपका कम देखने को मिला है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज नहीं करता इन द डे। ठीक है, और हवा कैसे चल रही है? हवा आपका हाई प्रेशर यानी कि ठंडी ठंडी हवा आपके सी से लेके लैंड की तरफ चलती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। इसी को हम लोग सी ब्रीज बोल सकते हैं। अब लो प्रेशर में टेम्परेचर ऊपर चला गया, ऊपर चलने के बाद ये पूरा आपका सर्कल कंप्लीट ऐसे करेगा और यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एयर फ्लो करता है पूरा, और लैंड पे आप सी ब्रीज देखते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है हमारी। अब ये जैसे हवा ऊपर गया तो क्या करेगा? ऊपर जाके स्प्रेड करेगा ना, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ चला गया। और यहाँ पे आपका लो प्रेशर सिचुएशन है, तो ये हाई प्रेशर सिचुएशन है, तो जहां हाई प्रेशर होगा, यहाँ गर्म है ना हवा, तो हवा क्या करेगा? नीचे आएगा। तो आप देखते हैं कि जब लैंड में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, और अगर हम आकाश की बात करें तो धरती से गर्म होकर हवा जहां लो प्रेशर से सिचुएशन होगा उससे ऊपर उठेगी। ठीक है, लैंड में उसकी तरफ हवा आता है और उस पॉइंट से हवा ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर मूव करके दो डायरेक्शन में बन जाता है और ऐसे एक सेल फॉर्म करता है, आपका सर्कुलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, और जहां पे आपका टेम्परेचर आपका कम होता है, वहां ऊपर से हवा जो है नीचे की तरफ आती है, और नीचे के आने के बाद ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है ऑन द लैंड। आई होप बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से ये सेल्स बनते हैं। सी ब्रीज भी हमें समझ में आ गया, और ये भी हमें समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर है कोस्ट का बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, ऑल बिकॉज ऑफ कूल एयर ऑफ सी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखेंगे रात में कैसा सिचुएशन होता है। तो रात में हमने देखा कि आपका पूरा दिन का समय चला गया। दिन के समय में आपका जो सी का वाटर है वहां पे टेम्परेचर आपका काफी उसने राइज कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर काफी हाई हो गया आपका सी में। ठीक है, और लैंड की बात करें तो नाइट जैसे ही होता है तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का आपका टेम्परेचर आपका लो हो जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो होता है तो हम जानते हैं लैंड की क्या खासियत है। लैंड जो है तुरंत गर्म होता है और तुरंत आपका ठंडा होता है। तो ये जो हमारा लैंड है ये तुरंत ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और पूरे दिन भर गर्मी से आपका जो वाटर है उसका टेम्परेचर हाई हो गया। अब नाइट में टेम्परेचर लो हो गया एटमॉस्फेयर का, लेकिन तुरंत आपका पानी का टेम्परेचर कम नहीं होता है, गर्म ही रहता है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम यहाँ पे हमें टेम्परेचर हाई देखने की वजह से लो प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो लो प्रेशर कंडीशन हो जाएंगे। लो प्रेशर कंडीशन होने की वजह से हम देखेंगे कि आपके लो प्रेशर जहां पे भी होता है वहां से हवा ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे करके हवा ऊपर की तरफ जाती है, और लैंड में आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा इस तरीके से आती है। भाई ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि हल्की हो जाती है ना, टेम्परेचर जब जहां पे ज्यादा होगा वहां हवा हल्का होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और हाई प्रेशर में आपका क्या होगा? आपका जो एयर है वो नीचे की तरफ आएगा, गर्म होकर नीचे की तरफ आएगा, और लैंड पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से फॉर्म करेगा, और इस तरीके से पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा ये। ठीक है, ऊपर जाके क्या करेगा? ऊपर जाता नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उस पॉइंट पे ये जैसे स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड होके इस तरफ चला आएगा, और यहाँ पे आपका हवा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज देयर इज हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ये हवा को नीचे खींच लेता है, तो इस प्रकार से एक सेल क्रिएट होगा। तो लैंड पे अगर हम देखेंगे तो आपका लैंड से ब्रीज निकलेगा, जिसे कहते हैं लैंड ब्रीज। तो आपका लैंड ब्रीज यहाँ पे फ्लो होता है, जहां से लैंड से जो आपकी लैंड का हवा जो है आपका सी की तरफ मूव करता है। ऐसा रात में होता है इन द नाइट। अब पिक्चर में रात नहीं है, दिन का समय नजर आ रहा होगा, लेकिन इमेजिन करिए कि ये नाइट का समय है। तो नाइट का समय आपको इस तरीके से लैंड ब्रीज देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर लैंड टू आपका लो प्रेशर इन द सी। तो ये आपका लैंड ब्रीज का कंसेप्ट है, और इस प्रकार से आपका एक सेल फॉर्म होता है।
सर्कुलेशन फॉर्म होता है हवा का। आई होप बात समझ में आ रही होगी ये लैंड ब्रीज की। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने का फैक्टर्स देख रहे थे हम लोग, लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, हमने सी के वजह से देख लिया भाई, सी के जो आसपास होगा वहां पे टेम्परेचर ना तो काफी ज्यादा होता है ना काफी कम होता है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। जो लेकिन सी से दूर होता है वहां पे आपका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा सर्दियों में, और टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। सॉरी, सर्दियों में बहुत कम और गर्मियों में काफी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो जो सी के पास होता है वहां पे आपका जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। अब सेकंड होता है आपका एयर मास और एयर करंट्स की बात करते हैं, सॉरी एयर मास और ओशनिक करंट्स की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। बात करते हैं एयर मास की। आपका एयर मास क्या होता है? एयर मास थोड़ा हम लोग और आगे भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अभी शॉर्ट में देखते हैं। भाई किसी एक प्लेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी एक प्लेस का टेम्परेचर कम होगा। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड, वहां के जो आसपास का एयर का जो पूरा मास है उसका टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा। और उसी तरीके से जिस प्लेस में आपका टेम्परेचर कम होता है उसके उस एरिया का जो एयर है उसका पूरा टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से एयर मास आपके फ्रंट्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो आपके एयर मास है ये आपका मूव कर सकता है, लैंड के ऊपर इसको मूव कर सकते हैं। तो ये आपके जो कोल्ड मास होंगे जहां पे, तो ये जब अगर ये कोल्ड मास, जैसे ये वाला आपका कोल्ड मास है, मास ऑफ एयर, ये मूव करके एक दूसरे जगह पे आ गया, तो जिस जगह पे आ जाएगा उस जगह का भी टेम्परेचर को लो कर देगा, ठीक है। और हो सकता है ये गर्म जो एयर मासेस हैं, ये हाई टेम्परेचर का मास, हाई टेम्परेचर का एयर मास, ये लो टेम्परेचर का एयर मास, ये आपस में हो सकता है कि इंटरेक्ट भी करे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो इस पूरे रीजन में कोल्ड एयर मास है, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। और ये आपका वार्म एयर मास है, वो हल्का होता है, तो कोल्ड एयर मास के ऊपर हो जाएगा, ये मतलब ऊपर मूव करने लगेगा। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो और डीपली हम लोग समझेंगे, फिलहाल अभी यहाँ इतना समझ लीजिए, इस एयर मास की वजह से भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसके मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओशनिक करंट की। आपके सी में आपके कोल्ड करंट और वार्म करंट आपका फ्लो करता है, ठीक है। जहां जहां कोल्ड करंट फ्लो करेगा, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके आसपास का जो एरिया हो जाएगा ये भी आपका कोल्ड हो जाएगा। और वार्म एयर करंट अगर मान लीजिए कहीं पे फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास का एरिया का टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा। तो ये रीजन होता है एक और, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स। ये एक और फैक्टर है आपका ओशन करंट। ओशन करंट जो डिसाइड करता है कि किसी भी प्लेस का टेम्परेचर आपका हाई होगा या टेम्परेचर आपका लो होगा। आई होप ये वाली बात भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं।